मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले क्या, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जो देश आज़ाद हुआ तो उसमें पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहता है, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग हमारे जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके लिए। होता क्या है कि हमारा जब ये अंग्रेज आए ना, उससे पहले हमारे देश के ना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ना या फिर कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा रुतबा था पूरे दुनिया में, ठीक है। बढ़िया तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे जो बनते थे, यहाँ पे जो हाथ की कढ़ाई या जो भी काम होता था वो काम बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, ठीक है। बट इसको धीरे 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 करके एक सिस्टमेटिक वे में कुछ पॉलिसीज अपना करके, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी कह सकते हो आप, ऐसी पॉलिसी जिनको भेदभाव के थे, सबके लिए बराबर नहीं थी वो पॉलिसीज। अंग्रेजों ने अपने लिए कुछ अलग पॉलिसी बना ली फायदे वाली और इंडियंस के लिए नुकसान वाली, और ऐसी पॉलिसी बना करके क्या हुआ कि धीरे धीरे करके यहाँ की इंडस्ट्रीज को डुबाया गया। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम पढ़िए कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उसको किस तरीके से इन लोगों को डुबाया था। जो डुबाया गया ना धीरे धीरे, उसी को हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री बहुत अच्छा था, पर वो धीरे धीरे करके जो है खराब कर दिया गया, ठीक है ना। टू एक्सप्लोइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन एंड जूट, इट वाज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। देखो जी, था क्या कि जब हमारे देश में इनके अंदर क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तो वहां पे क्या चाहिए था हमको, रॉ मटेरियल। इन लोगों को, इनको किस चीज की नीड थी, रॉ मटेरियल की नीड थी, ठीक है, ये नीड थी इनकी, ठीक है। और क्या था, इनको एक मार्केट चाहिए था कि फिनिश गुड्स तैयार होकर के बेचना भी तो है, ठीक है, तो एक मार्केट की नीड थी, ठीक है ना, नीड ऑफ मार्केट लिख देता हूं, समझ में आई बात। अब जरा देखो इन्होंने एक तीर से दो शिकार कैसे किया। इन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को क्या किया इन लोगों ने, धीरे धीरे विनाश करना शुरू किया, ठीक है। अभी बताऊंगा कि कैसे विनाश किया। विनाश करने से क्या हुआ कि यहाँ पर मिलने वाला रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल ये लोग इंडियंस यूज करते थे अपनी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना, या हैंडीक्राफ्ट के अंदर, उस रॉ मटेरियल का वेस्टेज होने लग गया, क्योंकि अब जब इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो रॉ मटेरियल वेस्ट होने लग जाएगा। तो रॉ मटेरियल वेस्ट होने लग जाएगा तो क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ का रॉ मटेरियल उठा करके ये वाली पूर्ति कर ली गई, ठीक है। दूसरी चीज, जब यहाँ की इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी और सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जाएगा तो यहाँ के लोगों के पास फिनिश गुड्स तो रहेगा नहीं, तो फिनिश गुड्स तो इन्हें चाहिए होगा। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से बना बनाया फिनिश गुड्स यहाँ पे लाके डाल दिया। समझ में आई बात, मतलब एक ही तीर से दो निशाने, अपनी रॉ मटेरियल की नीड्स भी पूरी कर ली और अपने बने बनाए गुड्स के लिए एक अच्छा खासा बहुत बड़ा मार्केट भी ढूंढ लिया इन लोगों ने इंडिया को। समझ में आई बात, यहीं से रॉ मटेरियल उठा के ले जाते थे और बना बनाया माल ला करके इंडिया को ही बेच देते थे, ठीक है। और इंडियंस जो है आराम से खरीद लेते थे उस चीज़ को, क्योंकि भाई हमारे पास है ही नहीं वो चीज़ तो हमें तो खरीदना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ये तरीका इन लोगों ने अपनाया था, ठीक है। बात करते हैं टू एक्सप्लोइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन, और मार्केट के तौर पे इनका यूज किया। पहले क्या किया, रॉ मटेरियल उठा करके अपने देश लेके गए, ठीक है, और वहां से फिनिश गुड तैयार करके यहाँ पे लेके, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी बहुत बड़ी मार्केट थी इंडिया उनके प्रोडक्ट के लिए, आसानी से बिक जाता था, ठीक है। अब इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब हुआ क्या, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा तो देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से फैलने लग गई, ठीक है ना। द पेंट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट, और जो इंडियन मार्केट के अंदर ब्रिटिश के जो गुड्स तैयार होकर के वो बहुत तेजी से फैलने लग गए। फैलने का रीजन हो सकता है भाई कि वहाँ के जो गुड्स होते थे वो क्वालिटेटिव होते थे, मशीन से बने हुए होते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से इंपोर्ट करने वाले गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगता था। तो जब टैरिफ नहीं लगेगा तो वो और सस्ता आएगा यहाँ पे, और सस्ता आएगा तो और ज़्यादा बिकेगा वो। तो पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को उसने कवर कर लिया था, ठीक है।
बात करते हैं डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स को किस तरीके से इन लोगों ने खत्म किया, ठीक है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट एंड रॉ मटेरियल ऑफ द फ्रॉम इंडिया, इन्होंने क्या किया, आप देखो जरा इसके बारे में बात करते हैं। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट्स को किस तरीके से खत्म किया गया उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पहला है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। अगर कोई इंडियन फार्मर है, ये इंडिया है और यहां पर ये ब्रिटेन है, ठीक है, ठीक है ना। अगर यहां से रॉ मटेरियल जाता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। क्या रहेगा? और जब टैक्स फ्री कोई चीज हो जाती है तो आदमी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप रॉ मटेरियल यहां से ब्रिटेन भेजते हो तो हर किसान ये सोचता था कि खेती करेंगे, खेती में से जो अनाज निकलेगा, जो भी रॉ मटेरियल निकलेगा उठा करके ब्रिटेन को दे देंगे, टैक्स फ्री आराम से बिक जाएगा हमारा। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यहां से उठा लिया। उठाने का तरीका क्या था, लालच दे दिया, टैक्स फ्री कर दिया एक्सपोर्ट को, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अगला है टैरिफ फ्री इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, और यहां से जो फिनिश गुड्स था उससे भी टैक्स फ्री कर दिया। और जब ये फिनिश गुड्स टैक्स फ्री हो जाएगा तो यहां पे आएगा, सस्ते में आएगा। जब सस्ते में आएगा तो इससे क्या होगा, इन लोग अट्रैक्ट होंगे, उसे खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी ना यहाँ पे लोगों की, ठीक है। तो जो है खरीदने लग जाएंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री था उसका सारा का सारा रॉ मटेरियल तो बाहर चला जाता था, और बदले में आता था क्या था, एक तो झटका ये लगा और दूसरा झटका डबल के वहाँ से जो तैयार गुड्स आ रहा है वो बिना टैक्स के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सस्ता बिक रहा है। तो यहाँ से हाथ से बने हुए चीज़ें या लो टेक्नोलॉजी पे बनी हुई चीज़ें जो होती थी, वहाँ से हाई टेक्नोलॉजी पे जो बनी हुई चीज़ों के मुकाबला नहीं कर पाती थी, कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाती थी। और इस वजह से जो है ये फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे करके वो बंद होती चली गई। लॉस होता गया, बिजनेस में कॉम्पिटिशन में टक्कर नहीं दे पाई, धीरे धीरे बंद हो गई। सुनिए, इस वजह से कहा जाता है कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी सिस्टमेटिक वे में करा इन लोगों ने, धीरे धीरे करके पॉलिसीज लाते गए, और उससे क्या है कि जो है यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई। पॉइंट वन है ब्लीक इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे हमारे देश के अंदर, वो उसका बहुत स्लोली जो है ग्रोथ हो रहा था। जब अंग्रेज आए थे स्टार्टिंग में, तो उस समय पे हमारे देश के अंदर कॉटन और जूट के जो है मिल हुआ करते थे, और वो मिल जो है ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में होते थे। तुम्हें पता है सूरत एक जगह है गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे ये कॉटन के जो मिल जाता है, ठीक है। तो वो तो प्राइवेट ऑनर या फिर इंडियंस के द्वारा मैनेज किए जाते थे। जब अंग्रेज आए तो कोलकाता वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इन लोगों ने वहाँ पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मिल्स स्टार्ट करे, तो वहाँ के कुछ मिल्स जो होते थे वो जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1917। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, ठीक है, उस टाइम पे टिस्को करके, टाटा स्टील, क्या होगा टिस्को का, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते थे ये टाटा, ठीक है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1970, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद फिर सीमेंट, पेपर और एंड शुगर इंडस्ट्रीज जो है स्टार्ट किए गए। ये कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो उस टाइम पे चल रही थी हमारे देश के अंदर। देयर इज अ हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे देश के अंदर बड़ी मुश्किल से कुछ ही एक आध जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती थी। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये आपको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ। ऐसे गुड्स जो मशीनें बनाती हैं, जो दूसरी कंपनियां उस मशीन का यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है ना। मशीनों को प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स के जो प्रोड्यूसर तो थे ही नहीं, बिल्कुल पता था ना आपको कि फॉरेन कंट्री से हमें जो है स्विंग मशीन तक भी हमें जो है फॉरेन कंट्री से मंगाना पड़ता था। उसके बाद है कि GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, या फिर ये कहते हैं GDP के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे कम रोल था, ठीक है। द स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज लिमिटेड, जो इट वाज कन्फर्म। और जो स्टेट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं, और गवर्नमेंट किसकी थी उस समय पे, अंग्रेजों की। तो अंग्रेज जो थे उनका जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर रोल सिर्फ इतना था कि उन्होंने रेलवे और पोस्ट ऑफिस इन्हीं पे पैसा खर्च किया था, और ये भी सिर्फ अपने फायदे के लिए स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, वरना और किसी भी तरीके की मॉडर्नाइजेशन उन्होंने नहीं किया था, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में।
हैंडीक्राफ्ट, अब जरा पूरा ब्रीफ में पढ़ लेते पूरे को। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज वाज लार्जली ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। कैसे किया था? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ला करके किया गया था। कैसे बताया था ना, रॉ मटेरियल पे से टैक्स हटा दिया गया और फिनिश गुड्स पे से वहां जो इंपोर्ट हो रहा है उस पे से भी टैक्स हटा दिया गया, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज और ब्लीक एक्सपेंशन, ठीक है, बाय द लार्ज रिस्ट्रिक्ट। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थे उसमें कोई एक्सपेंशन ही नहीं था, मतलब कुछ ही गिने चुने जो है फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री जो है थी हमारे देश के अंदर। कैपिटल गुड्स तो बिल्कुल की कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, ठीक है। और वाइल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था वो जो है धीरे धीरे करके जो है खत्म होते जा रहे थे। और बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के जो है ये इसकी वजह से जो है पूरी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड स्टेज पे जा रही थी, बिल्कुल बैकवर्ड हो रही थी, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 पॉइंट जो है एंड वाले, ये 4 पॉइंट दोबारा से जो बताए मैंने, ये 4 पॉइंट तुम्हारे इसके इंडस्ट्रियल के पॉइंट हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 ही पॉइंट थे, 1 और 2, ठीक है। और अगर टोटल देखोगे तो 4 पॉइंट बना करके दिए हुए आगे वाले पेज पे।